दिस इज आदित्य सिंह यूरेसेट एंड यू आर माय फेवरेट बीज। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है। और पढ़ते पढ़ते हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर में कि चैलेंज टू डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की कौन कौन सी ऐसी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां कौन कौन सी हैं किसी भी जगह पे डेमोक्रेसी को लागू होने पे। तो ओवरव्यू में आपको देखिए ये कहा जा रहा है कि दिस इज कंक्लूडिंग draw upon all that you have learned in last 2 years so as to address the fundamental questions of democratic politics। यानी पिछले 2 वर्ष में हम लोगों ने जितना कुछ भी सीखा है उसको अगर बुनियादी आधार मान के ये जो लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति के जो बुनियादी सवाल है उसकी जवाब को देने की कोशिश करेंगे या फिर पाएंगे इसमें चैप्टर को पढ़ने के बाद। ऐसे कौन से क्वेश्चन, जैसे कि हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। इस चैप्टर में इन सवालों के जवाब नहीं है, यह उन तरीकों के बारे में सिर्फ कुछ हम लोग को इंडिकेट करेगा या इशारा करेगा जिनसे हम लोग इन चुनौतियों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह चैप्टर जो है आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौतियों पर जीत पाने का एक रास्ता ढूंढने का जो है, और साथ ही साथ जो लोकतंत्र को अपने ढंग से डिफाइन करने का भी आपको इन्विटेशन देता है। तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा चैप्टर, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे चैप्टर आपका ये समझ में आए आपको। तो ठीक है, थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस। तो चलिए हम लोग पहले सोचते हैं कि चुनौतियाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9th, यानी आपने जो है क्लास 9th की, आपको याद है राजनीति विज्ञान की जो बुक है आपको, उसका जो है आपको याद है, हम लोगों ने उसमें देखा था कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ है। उसके बाद की पढ़ाई में हम लोगों ने यह भी देखा था स्टार्टिंग में ही कि भाई जो समकालीन विश्व है, जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, उसमें डेमोक्रेसी शासन का एक प्रमुख रूप रहा है। इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है, ना कोई दूसरी शासन प्रणाली इसके जैसी कोई कंपटीशन में इसके सामने दिखाई पड़ती है। लेकिन बात करें लोकतांत्रिक राजनीति के अलग अलग पहलुओं की, जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ अन्य चीजें भी दिखाई देती हैं। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अब भी कहीं भी उनका लाभ नहीं उठाया जा गया है, अभी तक उनका कहीं लाभ उठाया नहीं गया है। लोकतंत्र का जो प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि भाई इसके लिए कोई चुनौती नहीं है, चुनौतियां तो हैं, ठीक है। At different points in this tour of democracy, we have noted the serious challenges that democracy faces all over the world. A challenge is not just any problem. लोकतंत्र की इस बुक की यात्रा में हम लोगों ने अलग अलग स्टेज देखे हैं। दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने बहुत ज़्यादा गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं है। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी भी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि भाई उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे चैलेंज कहते हैं, चुनौती कहते हैं। जब हम एक बार जो है चुनौती को पार कर लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। दुनिया के 1/4 हिस्से में भी अभी भी जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां भी पाई जाती हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती देखने को मिलती है। इनमें मौजूदा जो नॉन डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और साथ ही साथ कारगर जो शासन व्यवस्था है उसको स्थापित करने की चुनौतियां दिखाई पड़ती हैं। तो अधिकांशतः जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले जहां पर स्थापित देश हैं, इन्होंने अपनी चुनौतियों के विस्तार की है। तो इससे जो क्या हुआ है कि लोकतांत्रिक शासन के जो बुनियादी सिद्धांत है ना, इनको सभी इलाकों में, सभी सामाजिक समूहों में, अलग अलग संस्थाओं में भी लागू करना शामिल किया गया है। स्थानीय सरकारों की बात करें, अधिकार संपन्न बनाना या फिर संघ की सभी यूनिट के लिए संघ का सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करवाना, महिलाओं को, अल्पसंख्यक समूहों को उचित भागीदारी उनका दिलवाना, ये ऐसी बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब यह भी है कि कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने जो लोकतंत्रों में से बात करें तो अमेरिका जैसे देशों में सामने भी यह सारी चुनौतियां देखने को मिलती है। तीसरी चुनौती क्या है भाई? तो द थर्ड चैलेंज ऑफ डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज फेस्ड बाय द डेमोक्रेसी इन वन फॉर्म ऑफ अनदर। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने अगर किसी न किसी रूप में यह चुनौती देखने को मिलती ही है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को भी मजबूत बनाना शामिल होता है।
यह काम जो है इस तरह से होना चाहिए कि लोग जो है लोकतंत्र से जुड़ी हुई अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की जो लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं हैं, इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ और स्वरूप ले लेती है। शॉर्टकट में कहें तो इसका मतलब ये है कि जो संस्थाएं हैं इनकी कार्य पद्धति को सुधारना, मजबूत करना ही होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो सके। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की जरूरत है। 9th क्लास के हमने बुक में जो है अलग अलग चैप्टर में अनेक एग्जाम्पल और स्टोरी की मदद से इन चुनौतियों पर गंभीर गौर किया है। तो आइए लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर लौटते हैं, यादों को ताजा करते हैं और देखते हैं कि इन पड़ावों पर लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अच्छा, तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। आपसे फिर मिलेंगे 11वीं में। आप राजनीति विज्ञान को चुन रहे हैं ना? हाँ भाई, क्यों नहीं चुनेंगे, और बिल्कुल मिलेंगे हम आपसे। तो डिफरेंट कंटेंट्स, डिफरेंट चैलेंजेस, यानी अलग अलग मैटर और अलग अलग चुनौतियां। ईच ऑफ दीज कार्टून्स रिप्रेजेंट ए चैलेंज टू डेमोक्रेसी। आप नीचे जितने कार्टून देख रहे हैं ये सब जो है एक लोकतंत्र की चुनौती को दिखाते हैं। तो बताइए कि वो चुनौती क्या है। यह भी बताइए कि इस चैप्टर में जो चुनौतियों की जो 3 श्रेणी बताई गई है उनमें से किस श्रेणी पर आती है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुबारक फिर चुने गए, मतलब इनको फिर से चुना गया है मुबारक जी को 2005 में। तो ये देखिए पूछ रहे हैं क्या हम इन डब्बों को खोलें, मतलब परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है ना। सेकंड देखिए, लोकतंत्र पर नजर। तो तुम्हें यहाँ लोकतंत्र नजर आ रहा है क्या, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है ना, इतने सब हो गए। अब यहाँ पर देखिए उदारवादी और लैंगिक समानताएं। तो इसमें देखिए क्या बात हो रही है। लिबरल पार्टी की मांग है कि लैंगिक समानता और बराबर की भागीदारी हो। ये अपनी पार्टी के नेताओं के चयन में यह लागू नहीं होता है, ये लोग कह रहे हैं। चुनाव अभियान का पैसा देखिए किस तरह से है। तो ये सारी फिगर देख के आप एक्टिविटी खुद से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए और देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि मैक्सिको में पीआर की पराजय हो गई है। 2000 के बाद दूसरा स्वतंत्र चुनाव हुआ है। पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की। भाई ये तो अच्छा ही है ना, हारोगे नहीं भाई, हारोगे ही। अगर कोई हार रहा है इसका मतलब वहाँ पे ठीक से वोटिंग हो रही है। और चीन की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है, राजनीति सत्ता पर अपना अधिकार बनाए रखती है। पाकिस्तान जन्म, इस तरह से पढ़ के आप एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लास 9 से रिलेटेड है, आप सब कुछ ये सब पढ़ चुके हैं। और अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियोस है, आप उसको देख सकते हैं। थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि किस तरह से राजनीतिक सुधार हम लोग कर सकते हैं, राजनीतिक सुधारों पर कैसे विचार कर सकते हैं। तो each of these challenges is linked to the possibility of reforms. As mentioned above, we discuss challenges only because of we think these can be overcome. यानी इनमें से जो प्रत्येक चुनौती हम लोगों ने देखा ऊपर, ये सबके सुधार की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनका समाधान पाना संभव लगता है। भाई चुनौती को हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं, आप बताइए। चुनौती को हम लोग यही मानते हैं ना कि भाई ये हमारे लिए चैलेंज है, और चैलेंज किसी को तभी मानते हैं हम लोग जब उससे को जीतना जो है, मतलब जीतना पॉसिबल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके कुछ रास्ते होते हैं जिससे उसको सुधारा जा सकता है। जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसको तो इम्पॉसिबल कह देते हैं, फिर उसको चैलेंज नहीं कहते हम लोग। चैलेंज का मतलब होता है कि जिससे हम लोग मेहनत करके उस चैलेंज को पार कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, तो इसलिए उनको चैलेंज कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है आपको कि भाई जो हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो है उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की अलग अलग चुनौतियों के बारे में भी सभी सुझाव या प्रस्ताव जो है वो लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जा सकते हैं। हम यहाँ पर जो है राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि सभी देशों में अलग अलग चुनौतियां हैं, एक जैसी तो है नहीं। तो इसका मतलब यह भी है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। वह कहाँ से खराब हुई है, उस जगह क्या उस पार्ट लगे हुए हैं, उसका मॉडल क्या है, ये सब जानकर ही उसकी मरम्मत का तरीका सुझाया जा सकता है। तो इसी तरीके से हर देश में अलग अलग डेमोक्रेसी की चैलेंजेस हैं, तो हर जगह के लिए अलग अलग होता है। पर क्या हम आज के संदर्भ में, आज के मैटर में, आज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अपने देश में क्या सुधारों की कम से कम एक सूची तो बना ही सकते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की हो ही ना। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी बात करें राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं। फिर यह सूची जो है कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है, क्योंकि अगर सुधार हो गया तो फिर सूची हमारे लिए बेकार हो गई ना। तो इसलिए भाई सूची बनाने की जगह आइए हम लोग कुछ व्यापक दिशा निर्देशों पर बात करते हैं, जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने दिमाग में, जहन में रखा जा सकता है। तो पहला क्या है भाई, पहला पॉइंट वाला बात यह है कि कानून बनाकर जो है हम लोग
कानून बनाकर हम लोग जो है राजनीति को सुधार करने की बात सोचना बहुत ही अच्छा लग सकता है कि भाई कानून बना दिए जाए तब राजनीति में सुधार होगा। नए कानून सारी चीज़ें जो है ख़त्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही अच्छा लगता हो हमें, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। क्योंकि निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, लेकिन सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीति आचरण को भी बहुत ज़्यादा निराश करते हैं, उनको निगेटिव थिंकिंग देते हैं और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन विविध जो संवैधानिक बदलाव को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। ये तो क्रिकेट के नियमों की तरह है। एलबीडब्ल्यू के नियम में बदलाव से जो है बल्लेबाजों द्वारा जो अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नेगेटिव दांव पेच है उसको कम किया जा सकता है, पर यह भी को जो है जरूरी नहीं है कि भाई नियमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों और जो उसको ट्रेनिंग देने वाले हैं और जो क्रिकेट के प्रशासक हैं उनको करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीति में सुधारों का काम मुख्यतः राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं, जो दल हैं, पार्टीज है, जो मूवमेंट आंदोलन वगैरह हैं, जो राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों को ही करना पड़ सकता है या उनके ही द्वारा ही हो सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है भाई, कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा हमें कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम बिल्कुल उल्टे निकलते हैं। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। अभी भी योगी जी का फरमान आया है अपने यूपी में, है ना। तो इसके चलते जो है अनेक गरीब लोग, महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हो जाती हैं, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा नहीं थी कि लोगों को वंचित रहना पड़े। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले जो कानून राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होते, राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या फिर लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने से और तथा कठोर दंड जो पनिशमेंट है उसको करने वाले मौजूदा कानूनों की भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि लोकतांत्रिक सुधार क्या है, तो भाई मुख्यतः राजनीतिक पार्टीज ही करती हैं। इसलिए जो ये पॉलिटिकल सुधार है, राजनीतिक सुधार है, इसका जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर ही होना चाहिए। जैसा कि आपने राजनीतिक दल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे सभी सुधारों में मुख्य रूप से चिंता इसी बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी है आम आदमी की, उसकी भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर वो बकवास है, वो सुधार ही बकवास है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह भी सोच हमारे पास होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक पार्टी के लिए या फिर संसद के हित के खिलाफ हो। पर लोकतांत्रिक आंदोलन और नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोग तो किसी के साथ नहीं होते ना, ये तो सच्चाई के साथ होते हैं। मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। तो आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करते हैं जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधार के कुछ सॉलिड प्रमाण हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ दी हुई हैं, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। इन चुनौतियों पर आप डिस्कशन करिए और जो है यहाँ जो सुधार के विकल्प दिए गए हैं उनको देखिए और कारण बताते हुए अपनी पसंद के समाधान को बताइए। यह भी बात याद रखिए कि यहाँ बताए गए जो विकल्प हैं वो सीधे सीधे सही या गलत करार नहीं दिए जा सकते। आप कई विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं, ऐसा समाधान भी बता सकते हैं जिसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से दें और अपनी पसंद के लिए तर्क भी बताएं। तो पहली चुनौती क्या है भाई, डॉक्टरों की अनुपस्थिति। तो देखिए चुनौती ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो अधिकतर जो डॉक्टर हैं जिनको जॉब मिली है वो है ही नहीं, अनुपस्थित हैं। वे शहरों में रहते हैं और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर घूम आते हैं। तो गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर ही जाना होता है और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी पड़ती है। तो ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आपके पास इनको सुधारने के लिए। इस प्रॉब्लम को सरकार को क्या करना चाहिए कि डॉक्टरों के लिए एक नियुक्त वाली जो जगह है जहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पर रहकर अनिवार्य कर देना चाहिए, भाई वहाँ पर आपका रहना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। क्या आपके हिसाब से ये सही है? सेकेंड बताइए कि सेकेंड ऑप्शन आपके पास है, डॉक्टरों की उपस्थिति की जाँच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा मारना चाहिए। तीसरी बात है भाई कि ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट को पंचायत में भी रखा जाना चाहिए।
अब लास्ट है कि इस जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है जिससे प्रशासन कुशलता से चल सके। तो इसमें से कौन सी चीज़ें आपको सही लगती हैं उसको आप बताइए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे कोई और समस्या जिसे आप इंपॉर्टेंट मानते हैं उसकी चुनौती के बारे में लिखिए और उसके सुधार के प्रस्ताव भी 3 पॉइंट में दीजिए। तो ये जो ऊपर आपने देखा सुधार के प्रस्ताव हैं ये ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको जो सूटेबल लगे, हर जगह के हालात अलग है तो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इधर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका जो चंदा वाला प्रॉब्लम है, देखिए चुनौती ये है कि लोकसभा का जो पिछला चुनाव लड़ने वाले जितने उम्मीदवार थे इनकी संपत्ति अगर देखें एवरेज में तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। तो यह डर व्यक्त किया जा रहा था कि भाई अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या उनका समर्थन रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक पार्टी जो है बड़े व्यवसायिक घरानों की चंदा पर ही निर्भर रहते हैं। तो इस बात की शंका है भाई कि राजनीति में पैसों की यह बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और अपने लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज़ वे उठा पाते हैं उससे भी वो वंचित रह जाएंगे, आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम चुनौती को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 2 ऑप्शन आपके पास है, बताइए कौन सा सही है। प्रत्येक राजनीतिक दल के जो वित्तीय लेखा जोखा है ना उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि कौन से पार्टीज के पास कितना है, क्या है प्रॉपर्टी। इसका लेखा सरकारी ऑडिटर से भी कराया जाना चाहिए जो आपके इनकम टैक्स अफसर होते हैं। तो ये सही है या फिर आपके हिसाब से ये उपाय सही रहेगा? चुनाव का खर्च जो है सरकार को उठाना चाहिए, पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम भी दे सकती है, नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे चंदों पर आयकर में भी छूट मिलनी चाहिए। तो दोनों सही है लेकिन हालात को देख के, क्योंकि भाई अगर सार्वजनिक लेखा जोखा कराया जाएगा कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में क्यों सबको बताएगा? भाई नहीं बताने की इच्छा है, उसको राइट है ना। तो इस तरह से भी है। और दूसरा ये है कि चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। तो सरकार को कैसे सरकार जो है खर्च उठाएगी? सरकार तो ऑलरेडी अगर मान लीजिए उसका इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, लोग टैक्स उतना पे नहीं करते हैं, तो उसके पास पैसे इतने कहाँ से आएंगे कि वो सब खर्च देती फिरेगी। लेकिन फिर भी अगर हालात है ऐसे कि हमारे सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो सेकेंड वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो फिर फर्स्ट वाले को तो करना पड़ेगा। या इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है तो भाई आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो भाई अब हम लोग देखेंगे कि रिफॉर्मिंग द पॉलिटिशियंस यानी कि राजनीति को कैसे सुधारा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक स्टोरी टाइप की है यहाँ पे आपके। रोज मैनेज टू कैच मैडम लिंगडॉ आउटसाइड द क्लासरूम, समथिंग शी हैड बीन प्लानिंग टू डू सो फॉर द सम टाइम। मैम आई रियली लाइक दैट कनाडियन कार्टून। यानी कि रोज ने जो है आखिरकार मैडम लिंगडॉ को अपनी कक्षा के बाहर सामने पकड़ ही लिया और यह योजना जो है वह कुछ समय से बना रही थी कि मैं मैम से बात करूं। तो मिलती है वो कहती है कि मैम मुझे सचमुच कनाडा वाला यह कार्टून बहुत अच्छा लगा। रोज ने बातचीत शुरू करने के लिए जो है एक मीडियम छेड़ा कि कौन सा। तो मैडम ने कहा कौन सा। मैडम लिंगडो को एक बार भी वो कार्टून याद ही नहीं आया। मैम वो कार्टून जिसमें कहा गया कि कनाडा के 98% लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंकना चाहते हैं। तो मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे। हमें तो और बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी की जरूरत होगी। तो लिंगडो मैडम सुन के बहुत मुस्कुराती हैं और अधिकतर भारतीयों की तरह वह भी नेताओं के व्यवहार और पार्टी और देश का शासन चलाने वाले उनके तौर तरीकों से नाराज थी। पर वे चाहती थी कि रोज इस समस्या की जटिलता को समझे। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या लगता है राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी? तो वो बोलती है हाँ मैम, क्या ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है? मेरा मतलब ये है कि भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध, हर गड़बड़ी के लिए क्या ये पार्टीज या नेता जो हैं यही लोग तो जिम्मेदार हैं? ऐसा स्टूडेंट कहती है। तो लिंगडो मैडम कहती हैं तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्ति पाने भर की जरूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो लोग आएंगे वे ऐसे नहीं होंगे? तो रोज कहती है कि हाँ, मैंने इस पर तो सोचा नहीं था, लेकिन संभव है कि वे इस तरह के तो नहीं होंगे, और यह भी संभव है कि आगे बेहतर चरित्र वाले नेता आए। तो लिंगडो मैडम कहती है मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। अगर लोग ज्यादा चौकस रहे, मतलब चालाक रहें और सतर्क रहें, जागरूक रहें और दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और खराब नेताओं को हटाएं और अच्छे लोगों का चुनाव करें तो स्थिति बदल सकती है। फिर भी यह हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट ना हो। तो आप कैसे कह सकती है मैम? बीच में ही रोज ने टोक कर उनको कहा कि आप ये ऐसा कैसे कह सकती हैं? तो लिंगडो मैडम कहती है मैं यह नहीं कहती कि राजनेता भ्रष्ट नहीं है। पॉसिबल है कि जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में भी बड़े लोग ही होते होंगे जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मुझे भी उन्हीं नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिन नेताओं को मैं जानती हूँ वो मेरे साथियों या सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों या मेरी जानकारी के जो मिडिल वर्ग के लोग हैं उनसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। राजनेताओं का जो भ्रष्टाचार है वो अधिक दिखाई देता है और हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। उनमें से कुछ भ्रष्ट हैं तो कुछ ईमानदार भी हैं भाई।
तो रोज ने हार नहीं मानी, बोलती है कि मैम मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार और जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों पर रोक होनी चाहिए। तो लिंगडो मैडम कहती हैं रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, एक बात तो यही है कि राजनीति में जाति धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी हैं, लेकिन नेता उसको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे, तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। जब तक लोग और नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। तो भाई ये है। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा यानी रीडिफाइनिंग द डेमोक्रेसी। वास्तव में डेमोक्रेसी क्या है? तो देखिए लास्ट ईयर हम लोगों ने लोकतंत्र की इस यात्रा जो शुरुआत की, उसकी जो है कम से कम परिभाषा के साथ हम लोगों ने उसको सीखा था। क्या आपको वो परिभाषा याद है? पिछले साल की आपकी जो बुक थी उसमें चैप्टर 2 में जो डिफिनीशन दी हुई थी इस तरह से थी कि भाई जो लोकतंत्र का शासन है वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं, यानी द रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखा था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये सब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस सब के बारे में गौर किया था और कुछ चीज़ें जोड़ी भी गई थी, जैसे कि लोगों द्वारा चुने गए जो शासक हैं वही सारे फैसले लें भाई। और सेकेंड क्या था कि चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर भी मिलना चाहिए, है ना। और मिलना चाहिए और ये विकल्प अवसर जो है हर किसी को बराबरी में ही मिलने चाहिए। विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। और शायद आपको निराशा हुई हो कि परिभाषा में इन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी, पर व्यवहारिक हिसाब से देखें तो हमने लोकतंत्र की बहुत कम से कम और स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी। इससे हमारे लिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक जो शासन व्यवस्था है उसमें डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए आसान हो गया था। हमने देखा था कि लोकतांत्रिक जो सरकार है और जो राजनीति के अलग अलग पहलुओं की भी चर्चा हमने उस परिभाषा से काफ़ी ज़्यादा आगे आज आके समझ रहे हैं। जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा 10th में हम लोग को समझ में आ रहा है, उससे कहीं आगे। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार तो सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन को बनाने भर के नहीं है। हमने कुछ ऐसे भी सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या देखा था हम लोगों ने कि हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि भाई सरकार और जो है सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। हमने यह भी देखा था कि लोकतंत्र जो है वो बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक आवाज़ों का आदर करना भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोकतंत्र की हमारी चर्चा जो है सरकार और उसके कामकाज से आगे तक आ गई है। हमने यह चर्चा भी की कि भाई भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण काम के रूप में देखा जाना चाहिए। आखिर हमने यह भी चर्चा आखिरी में हमने चर्चा चलाई थी कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम चीज़ों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। तो ऐसा करने में हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए हैं जो पिछले ईयर्स हम लोगों ने देखा था या पढ़ा था। किसी भी देश को लोकतंत्र कहलाने के लिए जो कम से कम चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको परिभाषित करने के लिए हमने शुरुआत बस की थी। इसके बाद हमने जो है लोकतंत्र के कुछ जो है शर्तों की चर्चा की थी जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़ के अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी डिस्कशन दिया था। तो एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए उसमें कौन सी विशेषता होना जरूरी है, और अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या चीज़ निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। ये फैसले तो आप ही अपने आप कीजिए। आई थिंक आप लोगों को तो खुद ही सब आ रहा होगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये बैठे हुए हैं, कार्टून है ये एरेस बेस्ट लैटिन अमेरिका केंगल कार्टून से है, पढ़ना दो पंक्तियों के बीच की बात। तो अच्छे लोकतांत्रिक को परिभाषित करने के लिए आप क्या कहेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अधिकतम 50 शब्दों में, और विशेषताएं पॉइंट वाइज आपको लिखनी है 1 से 7 तक। जितना आप बताना चाहे उतना बता सकते हैं, कम से कम शॉर्टकट में इसको बताने का प्रयास कीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका कि आपको अब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो बताइए कि कैसा लगा, क्या आपको इसमें मज़ा आया, यह बहुत ही मुश्किल, क्या है बहुत मुश्किल था, क्या कुछ परेशानियां हुई, क्या डर भी लगा, क्या आपको लगता है कि बुक में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो आपके इसको लिखने में मदद नहीं की हैं, क्या आपको डर है कि आपकी परिभाषा गलत भी हो सकती है। तो लोकतंत्र के बारे में आपकी पढ़ाई का यह आखिरी सबक रहा कि यह रहा कि भाई अच्छे लोकतंत्र की कोई
बनी बनाई परिभाषा नहीं है। अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा हम उसे सोचते हैं, जिसे बनाने की आकांक्षा रखते हैं। यह बात कुछ अजीब लग सकती है, फिर भी इस बात पर गौर करें कि क्या यही लोकतंत्र है, कि कोई डंडे के जोर से बताए कि अच्छा लोकतंत्र क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी का जो भी ये बुक भी आपका ये पूरा बुक ही खत्म हो गया, और क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी करा दिए जाएंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर इसमें तो दिया नहीं है, एक्सरसाइज के रूप में दिया हुआ है। ये केवल आपका इंट्रोडक्शनल टाइप का आपका है डेमोक्रेसी के बारे में, कि आप बेहतर तरीके से समझ जाएं। बाकी का हम लोग 11-12 में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।